आग्रह करूंगी कि वे इस वेबिनार का मार्गदर्शन करें। श्री रोहितास जी, रोहितास सर। हाँ, बस मैं बोलूंगा जब रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। एक बार और देख लो, सेटिंग तो सही आ रही है ना? ये रोहितास सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? रोहितास सर, तभी चलाऊंगा। सुन पा रहे हैं? सही आ गया था? इधर से आके देखो, सही आ रहा एक घंटे बाद कार्यक्रम ये लोग थोड़ी देर में जाने बताने वाला अभी एक घंटे आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर अनिल ये ले लो तू। वो कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता सर योग, ध्यान और शारीरिक व्यायाम की विशेष रुचि रखते हैं एवं यूट्यूब पर चैनल रहते हैं। आज हमें डॉक्टर साहब के विचारों को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर अनिल कुमार सर, हमारा मार्गदर्शन करिए। मुकेश जी, इको आ रहा है थोड़ा। ध्यान दीजिए। हेलो, अब पहले बंद हुआ था क्या? हेलो हेलो रोहिता जी, हाँ मैडम, जुड़ पाया मैं। अब टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं जुड़ पाया था जी। आप रोहितास जी टेक्निकल वजह से नहीं जुड़ पाए थे, तो मैं रोहितास जी से आग्रह करूंगी कि इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन करें। उसके बाद डॉक्टर अनिल गुप्ता सर हमारे कार्यक्रम को संचालित करेंगे आगे। डॉक्टर रोहितास सर। थैंक यू मैडम। आज की वेबिनार के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता सर, मैडम, नोडल ऑफिसर आनंदम, मैडम, मुकेश कुमार मीना, ज्योत्सना स्वर्णकर, रजनी मीना और सभी पार्टिसिपेंट जो इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करना चाहता हूँ कि जब भी हम याद करते हैं सर हमेशा तैयार रहते हैं हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं सर को। दूसरी बात है, आज का जो सारा कार्यक्रम और वेबिनार हो रहा है वो संपूर्ण मिथिलेश मैडम के मार्गदर्शन में हो रहा है। इसकी संपूर्ण तैयारी जो है मिथिलेश मैडम ने ये तैयार किया है, इसलिए मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आज की जो वेबिनार है जिसका मुख्य विषय आनंदम विषय, कॉलेज एजुकेशन में एक नया विषय आयुक्तालय की तरफ से जोड़ा गया है, में जोड़ा गया है, इसका नाम है आनंदम। इसके बारे में थोड़ी मैं जानकारी देना चाहूँगा। शायद कुछ विद्यार्थी भी जुड़ चुके हैं और जुड़ भी रहे हैं लगभग। आनंदम जो विषय है ये एक अनिवार्य विषय के रूप में इसी सत्र 2021 से फर्स्ट स्नातक प्रथम वर्ष में और पीजी के पूर्वार्ध में इसको रखा गया है। और ये जो विषय है इसके मार्क्स हैं वो मेरिट में जुड़ेंगे, अर्थात मार्कशीट में जोड़े जाएंगे। और इसके साथ ही कॉलेज के टाइम टेबल में 30 मिनट का पीरियड एक आनंदम विषय के लिए रखा जाएगा। ये जो विषय है आनंदम विषय वो फर्स्ट ईयर के लिए कंपलसरी है और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थी भी आनंदम विषय के संबंध में प्रतिदिन डायरी में
ऐसा कार्य, अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसी वेबिनार के माध्यम से मैं नोडल ऑफिसर मिथिलेश सोलंकी को भी ये बताना चाहता हूँ कि आनंदम विषय की मॉनिटरिंग के लिए एक पीएससी का गठन करना है महाविद्यालय स्तर पे, तो पीएससी का गठन भी किया जाए, उसमें का गठन किया जाएगा जो विद्यार्थियों के द्वारा जो प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं या प्रतिदिन की जो डायरी उनके द्वारा तैयार की जा रही है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। इसके साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो विषय जो चालू किया गया है ये सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो रेगुलर हो, नियमित विद्यार्थी हो, चाहे प्राइवेट विद्यार्थी हो। जो इम्पार्टेंट विद्यार्थी हैं वो भी अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी उनको भी, और उनका जहां भी परीक्षा केंद्र होगा उस परीक्षा केंद्र पर उनको जमा करवानी होगी। और ये जो आनंदम विषय है ये एक प्रैक्टिकल विषय है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्राइवेट विद्यार्थियों के को इस विषय के लिए विश्वविद्यालय के अनुसार जो नियमानुसार लिया जाएगा। ये जो विषय आनंदम विषय विद्यालय से लागू किया गया है इसके जो मुख्य उद्देश्य है उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। इस विषय से स्टूडेंट में सामाजिक सौहार्दता, प्रसन्नता और सकारात्मकता जैसे संस्कारों की स्थापना होगी। छात्र वर्ग है उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास होगा। इस विषय से विद्यार्थियों में रचनात्मकता और संवेदनशीलता का विकास होगा। इसमें समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से विद्यार्थियों का जुड़ाव होगा और विद्यार्थियों के दिमाग में उन समस्याओं को सुलझाने से संबंधित समस्याओं का सुलझा जाएगा, विद्यार्थियों के द्वारा सुलझाने का उनको अवसर मिलेगा। और इसमें से जो है एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और अनिवार्य विषय है। और ये जो विषय है इसके हम सिलेबस की बात करें तो इसका लिखित में कोई सिलेबस नहीं है। इसमें विद्यार्थियों के द्वारा व्यक्तिगत तौर पे और सामूहिक तौर पे जो भी अच्छे कार्य किए जाते हैं, जो प्रतिदिन अपनी डायरी में लिखते हैं या फिर एक समूह के द्वारा जो एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं वो इसका सिलेबस है। और ये जो विषय है ये 100 अंकों का होगा। इसकी कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा तैयार की गई डायरी के माध्यम से सामूहिक रूप से तैयार किया गया प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर उसको मार्क्स दिए जाएंगे। जहाँ तक उसके मार्क्स का है तो मार्क्स का होगा विषय। और इसमें भी हम देखें तो साल भर एक विद्यार्थी के द्वारा आनंदम विषय को लेकर जो गतिविधियां की जाती हैं उन गतिविधियों को 2 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत गतिविधि और सामूहिक गतिविधि। व्यक्तिगत गतिविधि में प्रत्येक विद्यार्थी को एक डायरी रखनी होगी, एक डायरी डालनी होगी जिसमें विद्यार्थी के द्वारा प्रतिदिन किए गए अच्छे कार्य का रिकॉर्ड रखा जाएगा। और डायरी को फिर वो अपने क्लास टीचर या मेंटर को जमा करवानी होगी और उस डायरी के आधार पर फिर उसको मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरी तरफ जो सामूहिक गतिविधि है, सामूहिक गतिविधि में 8 से 10 विद्यार्थियों का समूह बनाया जाएगा और वो समूह है समाज की कोई समस्या को या फिर जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने से संबंधित कोई भी एक प्रोजेक्ट वो एक परियोजना तैयार करेगा और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके वो भी फिर मेंटर को या अपने क्लास टीचर को जमा करवानी होगी। तो इस प्रकार से प्रत्येक विद्यार्थी को 2 तरह के कार्य करने हैं, पर्सनल एक्टिविटी और ये जो है ग्रुप एक्टिविटी उसमें से। और इन दोनों एक्टिविटियों के आधार पे ही तो मार्क्स दिए जाएंगे और ये जो मार्क्स हैं उनकी मेरिट में, उनकी मार्कशीट में जुड़ेंगे। अब ये जो 100 मार्क्स का क्लासिफिकेशन मैं करना चाहूँगा, जैसा कि विश्वविद्यालय में जो है इसके 100 मार्क्स का क्लासिफिकेशन डाल रखा है, वो यह है कि इसमें जो है
जो विद्यार्थी व्यक्तिगत एक्टिविटी है, उसमें जो भी प्रोजेक्ट लेंगे विद्यार्थी, उस प्रोजेक्ट की रूपरेखा क्या होगी। प्रोजेक्ट जो है पूरे जो साल भर के लिए एक प्रोजेक्ट होगा और इस प्रोजेक्ट की जो रूपरेखा है उसको पहले प्रस्तुत करना होगा। ये रूपरेखा 20 अंक की होगी। तो 10 अंक दैनिक डायरी के हैं, 20 अंक है प्रोजेक्ट की रूपरेखा के हैं। फिर हर महीने आनंदम दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक महीने के अंतिम सप्ताह में आनंदम दिवस मनाया जाएगा। उस आनंदम दिवस पर उपस्थित और इसमें भागीदारी लेने वाले विद्यार्थियों को 20 अंक दिए जाएंगे। और लास्ट में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, साल भर का काम है, उसके 50 अंक हैं। इस तरह से ये पूरा विषय है, ये 100 अंक का होगा इसमें। तो इस तरह से मैं जो विद्यार्थी भी काफी कर चुके हैं, विशेष रूप से जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, वो सभी अपने पर्सनल एक्टिविटी में और ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं। यहाँ कहीं भी कोई समस्या हो तो नोडल ऑफिसर आनंदम निकलेश सोलंकी से बात करें। समझ में नहीं आ रही है आपको व्यक्तिगत गतिविधि कैसे करनी है या व्यक्तिगत गतिविधि में कौन कौन से कार्य करने हैं, ग्रुप एक्टिविटी में कौन कौन से काम करने हैं, ये सारी जानकारी नोडल ऑफिसर से ले या महाविद्यालय में किसी भी स्टाफ साथी से आप ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बोलने के लिए बहुत टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करता पूरी टीम को, धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा विषय के बारे में बताया। प्राउड टू गिव, प्राउड टू शेयर, प्राउड टू कंट्रीब्यूट एंड आर्ट ऑफ लिविंग। हमने हमारे समाज से कुछ लिया है या कुछ भी नहीं। तो आनंदम जो प्रोग्राम है वो समाज को कुछ देने के बारे में बताता है। अभी तक जो हमारा पाठ्यक्रम था किताबों तक ही सीमित था, उसको पाठ्यक्रम से किस प्रकार आनंद लिया जाए ये सब्जेक्ट बारे में है। तो मैं अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने से डॉक्टर अनिल सर से आग्रह करूंगी कि वो इस प्रोग्राम को आगे संचालित करें और अब हमारा महाविद्यालय परिवार का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता सर। आप सभी को बहुत बहुत सकारात्मक। आज योग, अध्यात्म और शारीरिक व्यायाम, इन विषयों पर यह वेबिनार आयोजित की जा रही है। आनंदम अपना आप में एक सकारात्मक विषय है। योग, अध्यात्म, शारीरिक व्यायाम, ये सभी सकारात्मक विषय हैं। जीवन अपने आप जब हम सकारात्मक चीजों को सोचने लगते हैं तो सकारात्मक होता चला जाता है, और जितना हम नकारात्मक सोचते हैं जीवन नकारात्मक होता चला जाता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही घटित होकर रहता है। इसलिए कभी भी नकारात्मक विचार या नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें। हमेशा अच्छे विचार, अच्छे कार्य और अच्छी सोच अपने अंदर विकसित करते रहें, अच्छे लोगों के बीच में रहें, सत्संग करते रहें, संत महात्माओं के प्रवचन सुनते रहें। आज हम चर्चा कर रहे हैं योग, अध्यात्म और शारीरिक व्यायाम पर। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं योग पर। योग का मतलब है जोड़ना, और अध्यात्म की भाषा में योग का मतलब है जुड़ना। तो हम जो भी करें उससे पूरी तरह से जुड़ जाए, यही योग है। हम जहां भी हैं उसी से जुड़ जाए, यही योग है। जब हम
भूतकाल में जीने लगते हैं तो हम भटक जाते हैं, भविष्य काल में जीने लगते हैं तो हम भटक जाते हैं, और जब हम वास्तव में वर्तमान में होते हैं यानी जो कर रहे हैं जिस भी जगह रहे, जो भी करें, जहां भी रहे, पूरी तरह से उससे जुड़ जाए, वास्तव में यही योग है। संसार से तो हम 24 घंटे निरंतर जुड़े रहते हैं, संसार से, संसार के कामों से, संसार की उलझनों से, संसार की समस्याओं से, संसार की जिम्मेदारियों से, संसार के दायित्वों से, ये तो हम करते ही हैं। और अपना आप को परमात्मा से जोड़ लेते हैं, तो वो समय होता है जब हम सांसारिक समस्याओं से, सांसारिक झंझट से, हर विकार से हम मुक्त हो जाते हैं। तो 24 घंटे में से कुछ मिनट, कुछ समय हम अवश्य निकालें जिसमें हम केवल और केवल परमपिता परमात्मा, और जब हम परमपिता परमात्मा से एकाकार होते हैं तो वास्तव में योग यही है। हम उसके बाद संसार की हर चीज से जुड़कर हर कार्य को, हर दायित्व को ज्यादा बेहतर तरीके से संपन्न करने की स्थिति में आ जाते हैं। यानी सांसारिक दायित्वों के निर्वहन के लिए भी हमें कुछ मिनट सब कुछ भाव के साथ हम आपको परमात्मा को समर्पित करते हैं। ये तो योग का एक सामान्य सा मतलब हो गया है कि हम जुड़े, और यही वास्तव में योग है। प्रचलित रूप में योग की अनेक विधियां प्रचलित है, योगाचार्य अपने अपने तरीके से लोगों को योग करवाते हैं। उनमें से सबसे सहज और सबसे सरल योग का जो तरीका सर्वाधिक प्रचलित है वो है भक्ति योग। भक्ति योग में हम संसार से मुक्त होकर अपने आप को, अपने ईश को पूरी, और जब हम परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो हम सभी तरह की समस्याओं से, सभी तरह के दुखों से, सभी तरह के झंझटों से मुक्त हो जाते हैं। और 24 घंटे में कम से कम एक बार अगर हम भक्ति यानी समर्पण भाव से भगवान को समर्पित कर दें अपने आप को, तो हम संसार से कार्यों को करते हुए, दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो हमारी क्षमताओं का ह्रास हुआ है वो वापस रिचार्ज हो जाता है। हम वापस अपनी नई सांसारिक दायित्वों को एक और जो तरीका प्रचलित सहज योग। सहज योग में कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए हम अपने आप को बिल्कुल आंखें बंद करके किसी भी सहज मुद्रा में, सरलता से सुखासन में, जिसमें भी हम आसानी से बैठ सकते हैं, उसमें बैठ जाए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, उन पर न रुकना है न रोकना है। विचार स्वतः ही शांत होते चले जाएंगे, हमारा मन और मस्तिष्क शांत होता चला जाएगा, और कुछ मिनटों के बाद हम पूरी तरह से शांति और आनंद का अनुभव करने लगेंगे। यह है सहज योग। इसी तरीके से भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म योग का संदेश दिया है,
और कर्म योग में वर्ष पुराना है सर, और जो पूरे विश्व। हाँ सर जुड़ चुके हैं, डीडीओ सर जुड़ चुके हैं दोबारा से। सर, लेफ्ट हो गया। आ जाएंगे, अभी थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम लगेगा। आप कुछ ब्रीफ कर टेक्निकल दीजिए थोड़ा। हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अनिल कुमार सर अभी वापस हमसे जुड़ेंगे। हमारा जो भारतवर्ष का इतिहास है 5000 वर्ष पूर्व है। 5000 वर्ष पूर्व के इतिहास में ध्यान योग जो है वो प्राचीन भारत से ही हमारे विश्व की मार्गदर्शक रहा है। विश्व के सामने योग को लाने का श्रेय माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का है, जिन्होंने विश्व योग को पूरे विश्व में पहुंचाया है। सर जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अनिल कुमार गुप्ता सर नमस्कार। कंटिन्यू करें सर। हाँ, ये फोन आने से व्यवधान आ गया था। अब मैं वापस अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। यानी जब हम कर्म प्रतिफल की तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं तो हमारा पूरा ध्यान जो कर रहे हैं उस पर केंद्रित हो जाता है, और जो कर रहे हैं उस पर जब हम केंद्रित हो जाते हैं तो हम वास्तव में योगी हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा भी है कि हे अर्जुन, तू योगी हो। यानी आप जो भी कर रहे हैं उससे जुड़ जाए। कर्म कर रहे हैं तो कर्म से जुड़ जाए, भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति से जुड़ जाए। ये जुड़ना ही, और जुड़ना इतना आसान नहीं है। इसके लिए नित्यक रूप से, नियमित रूप से हमें कुछ योगिक क्रियाओं को अपनाना होगा। संसार में जो सर्वाधिक वैज्ञानिक और सर्वाधिक प्रचलित योग का तरीका है वो है महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग। हम अष्टांग योग की सभी अष्टांग भागों को हम अपनी दिनचर्या में चाहे शामिल न कर सकें, लेकिन अष्टांग योग के केवल योगासन, प्राणायाम, ध्यान को भी यदि हम नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, 5 मिनट से लेकर 15 मिनट और समय हो तो कम से कम 1 घंटे तक यदि हम नियमित रूप से अपना समय योगिक क्रियाओं के लिए दें तो जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या शेष नहीं रहेगी। आवाज आ रही है सर की? सर प्रॉब्लम आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अनम्यूट कीजिए, आपका माइक म्यूट है। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। माइक म्यूट है सर का। ठीक है, ठीक। हाँ, अब आ रही है। हेलो, ये सर आवाज आ रही है आपकी। हाँ अब ठीक है आवाज? ये सर हाँ सर ठीक है। ठीक है, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। चलो फिर भी मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी बात को। अष्टांग योग के हर अंग पर चर्चा करने से पहले
में सामान्य चीजें जो हमारे जीवन में हमें शामिल करनी चाहिए। अध्यात्म पर भी थोड़ा सा हम इस दौरान बोलना चाहूंगा और शारीरिक व्यायामों पर भी मैं इस दौरान बोलना चाहूंगा। अध्यात्म का मतलब ये है कि हम पूरी परमात्मा को समर्पित कर दें और हर हाल में सकारात्मक रहें। किसी भी प्रकार के विकार को, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में स्थान न दें। आज सब तरफ नफरतों का जहर फैला हुआ है। हर व्यक्ति मनोविकारों से ग्रस्त है, चाहे क्रोध हो, भय हो, आलस्य हो। इन्हीं के वशीभूत होकर आदमी अपनी पूरी क्षमताओं का हास करता चला जाता है। तो हम अपने इन मनोविकारों से ऊपर उठकर अपने कार्य को निष्पादित, तो हम वास्तव में योगी हो सकेंगे। जब तक एक भी मनोविकार हमारे अंदर है, हम किसी भी चीज से जुड़ नहीं सकेंगे। हमारा मन भटकता रहेगा, हमारा मन अशांत रहेगा, हमारा मन सबसे योगी होने के लिए, किसी से भी जुड़ने के लिए हमें अपने आप को मनोविकारों से मुक्त करना है, अपने मन को निर्मल करना है। आज इस नफरत भरे माहौल को बिल्कुल इससे अलग होते हुए हमें प्रेम का व्यवहार, सकारात्मकता का व्यवहार हर व्यक्ति के साथ करना है। छोड़कर नफरत वतन से प्रेम की बातें करें, जिंदगी बीमार है उपचार की बातें करें। आज हर तरफ नफरत ही नफरत और नकारात्मकता ही नकारात्मकता है, और जब तक ये चीजें हैं तब तक हमारा मन अशांत है, विचलित है। हमें मन को स्थिर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, मन की क्षमताओं को विकसित करने के लिए हर तरह के विकार से ऊपर उठना होगा। हम जब अपने मन को विकारों से मुक्त कर लेंगे तो हमारी क्षमताएं, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। अब मैं इसके बाद अष्टांग योग के कुछ भागों पर चर्चा करूंगा। उसके साथ ही इस अष्टांग योग में व्यायाम और अध्यात्म सभी कुछ समाहित है। सबसे पहले महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित यम प्रथम भाग है अष्टांग योग का, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। और अष्टांग योग में सबसे पहला भाग है 5 यम है, जिसका पहला भाग है सत्य, दूसरा अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन 5 भागों को यदि हम पूरी तरह से अपना लेते हैं तो हमारे अनेकों विकार अपना स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। जो व्यक्ति सत्य को पूरी तरह से अपना लेता है तो उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। उसके मुंह से निकला हुआ हर वचन घटित होकर ही रहता है। हमारे पुराने ऋषि महर्षि थे, वो जो भी आशीर्वाद देते थे वो फलित होकर ही रहते थे। वो जो भी श्राप देते थे उनका फल संबंधी को भुगतना ही पड़ता था। ये उन महर्षियों की सत्य की साधना ही थी। और जब हम अहिंसा को पूरे से अपना लेते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है, हमारे आसपास आने वाला हिंसक से हिंसक भी अहिंसक हो जाता है। जो ऋषि महर्षि हैं जंगलों में रहते हैं छोटी सी कुटिया में, लेकिन वो उनका अहिंसा व्रत ही है कि उनके आश्रम में हिंसक जानवर और शाकाहारी जानवर एक साथ विचरण करते हैं। शेर, बकरी, गाय, ये सब एक साथ उन आश्रमों में बिल्कुल निडर होकर घूमते हैं। कोई किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है। ये अहिंसा की ताकत है। और जैन साधकों ने तो केवल यज्ञ के इस अहिंसा वाले भाग के आधार पर ही अपने शिष्यों को
या सांसारिक विकारों से मुक्त किया है। इन पालना करके भी हम अपने विकारों से मुक्त होकर योगी हो सकेंगे। यानी योगी होने के लिए पहली शर्त ही है कि हम अपने आप को विकारों से मुक्त कर दें। इसी तरीके से 5 नियम महर्षि पतंजलि ने बताए हैं और इनमें है तप, संतोष, ईश्वर प्राणिधान, शुद्धि। इन नियमों का यदि हम नियमित रूप से दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो हम अपने मनोविकारों से मुक्त होते चले जाएंगे। सबसे पहला नियम ही है शौच या शुद्धि। और शौच या शुद्धि के अंदर केवल शरीर की ही शुद्धि नहीं करनी है, वो तो हम नैतिक कर्मों से नियमित रूप से करते हैं, लेकिन शरीर की शुद्धि के साथ साथ हमें मन की, मस्तिष्क की शुद्धि भी नियमित रूप से करनी है। मन से विकारों को खत्म करना है और मस्तिष्क से नकारात्मक विचारों को खत्म करना है। तप यानी तपस्या। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का तप ही है। जो भी साधना हम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि हम उसको पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, पूरे समर्पण भाव के साथ कर रहे हैं, तो वो एक तप ही है। संतोष जो हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहना। मन तब तक शांत नहीं हो सकेगा जब तक आप जो है उसमें संतुष्ट होना सीख न लें। यानी आप जब तक मन को संतोष या संतुष्ट न कर लेंगे तब तक आप योगी नहीं हो सकते। आपका मन अशांत ही रहेगा। यानी जो भी है उसी का उपभोग करें, उसी में संतुष्ट रहें। इसी तरीके से ईश्वर प्राणिधान, पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो। इस संसार को चलाने वाला ईश्वर ही है, परम पिता परमात्मा ही है। जो भी हो रहा है उसको होने दें। आप एक दृष्टा की तरह देखते रहें, महसूस करते रहें जो भी हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है। आप केवल निमित्त मात्र हैं, आप साधन मात्र हैं। जो भी कर रहा है, जो भी करवा रहा है, वो ईश्वर है। तो अपना आपको नियमित रूप से ईश्वर को प्रतिदिन एक बार तो समर्पण भाव के साथ ईश्वर को अपना आपको समर्पित करते हैं। जब हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हमारे सभी विकार अपने आप शांत होते चले जाते हैं। हमारा मस्तिष्क शुद्ध होता चला जाता है, सकारात्मक विचारों से बढ़ता चला जाता है, नकारात्मक विचार आप शांत होने लगते हैं। और उसी तरीके से मन भी अपने आप विकारों से मुक्त होने लगता है। अपना आप क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विकार अपना आप शांत होने लगते हैं। तो हम 24 घंटे में कम से कम एक बार ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित करते हैं। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। ये उनका सबसे सरल और सबसे सशक्त माध्यम है अपना आप को ईश्वर को समर्पित करते हैं। और वैसे तो जीवन के हर पल समर्पण भाव के साथ जिए, ईश्वर का शुक्रिया करते चल रहे कि जो हमें मिला है वो औरों की तुलना में काफी अधिक है। हम तुलना अपने से नीचे वालों से करें जिन्हें कुछ नहीं मिला है। जब हम ऊपर वालों से तुलना करने लगते हैं तो हम अशांत होने लगते हैं। जब हम अपने से छोटे लोगों से तुलना करते हैं तो हमें लगता है कि हम काफी सही हैं, हमारे से अधिक कष्ट में इस दुनिया में लोग हैं। तो हमें जो भी मिला है उसके ऊपर का धन्यवाद करते चले। यही है ईश्वर प्राणिधान, यानी ईश्वर को समर्पण भाव के साथ अपने जीवन को जीते चले। ये 2 मुख्य भाग है अष्टांग योग के, यम और नियम। इनको हम जितना अधिक अपने जीवन में अपना सकते हैं उतना हम अपनाएं। इसके बाद अष्टांग योग का तीसरा भाग है योगासन। महर्षि पतंजलि ने
योगासन में केवल किसी भी सुखासन में या किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठकर साधना करने को ही योगासन कहा है। और किसी भी आसन में बैठकर आप ईश्वर के साथ जुड़े, परमात्मा के साथ जुड़े या प्राणों के साथ जुड़े। लेकिन अनेक योगाचार्यों ने अनेक योग मुद्राएं या योगासन प्रतिपादित किए हैं। उन योग मुद्राओं का, उन योगासनों का हम यदि नियमित अभ्यास करेंगे तो हमारे शारीरिक रोग पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। और जब शारीरिक रोग हमारे नष्ट हो जाएंगे तो हमारे मन के विकार भी, मन के रोग भी अपना आप नष्ट हो जाएंगे। मस्तिष्क भी अपना आप, जब मन और शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क में भी अपना आप सकारात्मक विचार रहेंगे। नकारात्मक विचार या सांसारिक समस्याएं हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। उनके रहते हुए हम अपने दायित्व का निर्वहन ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। योगासन एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम ही है और नियमित योगासन करने से हमें अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हमारे अंदर यदि कोई रोग नहीं है, हमें कभी किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। और यदि कोई रोग है तो वो समूल नष्ट हो जाएगा योगासनों के और योग के नियमित अभ्यास से। योगासनों में या कुछ योगिक क्रियाओं में हम उन्हें कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। कठिन योगासनों को तो खाली पेट में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पूर्व या संध्या में सूर्यास्त के पश्चात ही करना चाहिए। लेकिन कुछ सरल आसन है, कुछ सरल योगिक क्रियाएं हैं, उन्हें हम कभी कर सकते हैं। जब हमारा मन अशांत हो, हमारा मन किसी काम में न लग रहा हो, उस समय हम इन योगिक क्रियाओं को करके अपना आप को वापस सक्रिय कर सकेंगे और किसी काम से हम जोड़ने की स्थिति में आ जाएंगे। जैसे ताड़ासन। ताड़ासन में हम अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचना है, सीधे खड़े होकर पंजों के ऊपर खड़े हो जाएं और हाथों को ऊपर खींचना, जितना ऊपर खींच सकते हैं। कोशिश यह करनी है आसमान को छू रहे हैं। हमारा शरीर जितना खींचा हुआ रहेगा, हमारे शरीर के विकार उतने ही खत्म होते चले जाएंगे। यानी ताड़ासन में हमारे हर शरीर के हर जोड़ में रक्त संचार तीव्र गति से होने लगेगा और जब रक्त संचार तीव्र गति से होने लगता है तो सभी तरह के रोग अपना आप नष्ट होने लगते हैं। ताड़ासन को आप कभी भी कहीं भी कर लो, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, जब तक आपको सहजता से कर सको आप इसे कर सकते हैं। इसी तरीके से वज्रासन में हम कभी भी बैठ सकते हैं। वज्रासन में हम अपने पंजों को मोड़कर एड़ियों के ऊपर हमें बैठना है। इससे पूरे शरीर का दबाव पंजों पर और पिंडलियों पर आएगा। जब पिंडलियों पर दबाव आएगा तो पिंडलियां हमारे पेट की आंतों से कनेक्टेड है और इससे पेट के समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। वज्रासन में हम हर समय बैठ सकते हैं। जब तक आप सहजता से बैठ सकें तब तक वज्रासन में उतनी देर तक आप बैठ सकते हैं। 5 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जब तक आपको अच्छा लगे वज्रासन में आप बैठ सकते हैं। इससे आपके समस्त पेट नष्ट हो जाएंगे। और वज्रासन में बैठकर हम जब ध्यान करने लगते हैं तो हमारी अलौकिक शक्तियां हमारे अंदर विकसित होने लगती है। हमारी क्षमताएं, हमारे कार्य, हमारा स्वास्थ्य, हर चीज में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है। हमारी क्षमताएं असीमित हो जाती है। तो वज्रासन में बैठकर ध्यान करें। इसी तरह से पद्मासन में बैठकर भी हम लंबे समय तक ध्यान कर सकते हैं और पद्मासन में बैठने से भी वही सब लाभ होंगे जो वज्रासन में बैठने से है।
समय की चिंता है, इसलिए मैं हर आसन को ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, केवल इसी तरीके से सिद्धासन में हम कितनी भी देर तक बैठ सकते हैं और ध्यान लगा सकते हैं। सिद्धासन में एक पैर की एड़ी को दोनों जंघाओं के बीच वाले स्थान पर लगाते हुए दूसरे पैर की एड़ी को उसके ऊपर रखा जाता है और इससे जितनी देर तक आप बैठकर ध्यान लगा सकते हो उतनी देर तक आप इस आसन में बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। इसके अलावा सुखासन, प्रारंभ जब आप कर रहे हैं योगिक क्रियाओं का या योगासनों का तो कठिन आसनों में बैठना उतना नहीं होता है, वो अभ्यास के बाद ही सिद्ध होने लगते हैं। प्रारंभ में आप सुखासन में बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं और ध्यान करने के जो लाभ हैं वो सभी लाभ आपको सुखासन में बैठकर भी ध्यान करेंगे तो पूरा प्राप्त होंगे। इसके अलावा कुछ सरल योगिक क्रियाएं जिन्हें भी हम कभी भी कर सकते हैं, जैसे अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ना, इससे हमारी ऊर्जा पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। हमारे हाथों के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी नस नाड़ियां हैं वो सीधी हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। हम हाथों को दबाए सभी पॉइंट्स को इस तरीके से, इसलिए हमारी ऊर्जा पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। हमारे शरीर से आलस्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मनोविकार अपना आप खत्म होने लगेंगे तो हमारा शरीर सक्रिय हो जाएगा। तो शरीर सक्रिय होता है, शरीर की क्षमता में वृद्धि होती है, तो साथ ही साथ मन और मस्तिष्क की क्षमताओं में भी वृद्धि होती चली जाती है। ताली बजाना, इस तरीके से भी हमारे सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स सक्रिय हो जाते हैं, हमारा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। वही सरल व्यायामों में पैदल चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना, जॉगिंग करना, एक ही स्थान पर खड़े होकर कूदना, खड़े होकर ताली बजाना, ये ऐसे सरल व्यायाम है जिन्हें कोई भी कभी भी कर सकता है। इन सरल व्यायामों को यदि हम अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, 5 मिनट से लेकर 15 मिनट और 1 घंटे तक यदि हम करें तो हमारे सभी रोग नष्ट हो जाएंगे, हमारी क्षमताएं सीमित हो जाएंगी। तो हम कम से कम अपनी नियमित दिनचर्या में शारीरिक व्यायामों को, प्राणायाम को, ध्यान को शामिल करना ही चाहिए और 5 मिनट से लेकर 15 मिनट और समय हो तो आधा घंटा और 1 घंटे तक हमें इन योगी क्रियाओं पर समय देना चाहिए। और समय सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पूर्व का या सूर्यास्त के पश्चात का। और इस समय यदि आपके पास समय आपकी दिनचर्या में ये समय आपको सुटेबल नहीं है तो आप जब भी उठे प्रातः काल में अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर इन योगिक क्रियाओं को करें। आप सुबह 8 बजे उठते हैं तो 8 बजे के बाद भी अपने नित्य कर्मों से निमटकर इन कार्यों को करें। बेहतर तो ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व करेंगे तो जल्दी सिद्धियां मिलेगी, स्वास्थ्य ज्यादा सुदृढ़ होगा, लेकिन नहीं करने से जब भी आपको समय हो तब आप करें। बस केवल कठिन शारीरिक व्यायामों को, कठिन आसनों को खाना खाने से पूर्व या खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद या नाश्ता करने से आधा घंटा बाद या 1 घंटा बाद कर सकते हैं। इन व्यायामों को अपने दिनचर्या में, इन योगासनों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कम से कम 10 आसन से लेकर 20 आसन तक हमें नियमित रूप से करने चाहिए। कुछ सरल आसनों के नाम मैं आपको बता देता हूं। ताड़ासन, शीर्षासन, वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, नौकासन, दीर्घ नौकासन, इसके अलावा हलासन, चक्रासन, हस्तपाद अंगुष्ठासन, पश्चिमोत्तान आसन, ये वो आसन है जिनको अभ्यास के साथ समय जैसे जैसा आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा इन आसनों की पूर्ण स्थिति में आप पाते चले जाएंगे। प्रारंभ में आपसे जितना हो रहा है उतना करें, झटके से नहीं करना है। पूर्ण स्थिति में आने की पहले ही दिन से प्रयास नहीं करना है, पहले दिन जहां तक आपसे हो रहा है वहां तक करते रहें।
धीरे धीरे कुछ समय के अभ्यास के बाद पूर्ण स्थिति में हर आसन आप करने लगेंगे। तो नियमित रूप से योगासन और शारीरिक व्यायाम अवश्य करें। इसके बाद अष्टांग योग का चौथा भाग है प्राणायाम। प्राणायाम में मुख्य रूप से जो मतलब है सांसों पर नियंत्रण करना, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, सांसों से अपना आप को जोड़ लेना और सांस को से संबंधित जो व्यायाम है उसमें सांस को तेज गति से लेना, तेज गति से छोड़ना, जब तक चाहे तब तक सांस को रोकना, जब चाहे जब सांस को छोड़ना। सांस को जब हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो इसे बाह्य कुंभक कहते हैं, और सांस को जब हम अंदर लेने के बाद रोकते हैं तो ये आंतरिक कुंभक है। बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक यानी सांस को बाहर छोड़कर सांस रोकना और सांस को अंदर लेकर सांस को रोकना, जब हम ये क्रियाएं करते हैं तो इससे हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा और एक अलग ही शक्ति का संचार होने लगता है। प्राणायाम का मतलब यही है सांस पर ध्यान केंद्रित करना, सांस को जितना चाहे उतना लंबा कर सकें, सांस को जितना चाहे उतना छोटा कर सकें, सांस को जितनी देर चाहे रोक सके, सांस को बाहर की तरफ रोक सके, सांस को अंदर की तरफ रोक सके। ये प्राणायाम करने से हमारी सांसों पर नियंत्रण स्थापित होता चला जाता है, और सांसों पर जब हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, सांसें हमारी जब अनुशासित हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है, तो हमारी ध्यान की शक्ति अपना आप ही हम परमात्मा से जुड़ने की ओर अग्रसर होने लगते हैं और सांसारिक दायित्वों और सांसारिक कार्यों को करने के लिए एक अलग ही ऊर्जा हमारे अंदर संचारित होने लगती है। जो मुख्य प्रचलित प्राणायाम उनमें उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम में ओम का दीर्घ उच्चारण, हम जितना ओम का दीर्घ उच्चारण कर सकते हैं उतना दीर्घ उच्चारण करना है, और उसके बाद कुछ देर तक सांस को बाहर रोककर फिर गहरी सांस लेना है। यह है उद्गीत प्राणायाम। ओम यही क्रम चलता रहेगा। ओम का उच्चारण यानी उद्गीत प्राणायाम, ये भक्ति भी है, प्राणायाम भी है, व्यायाम भी है, और केवल ओम के उच्चारण से ही हम परमात्मा से एकाकार हो सकते हैं और संसार के सभी रोगों से, सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप कुछ न करें तो केवल 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक जितना आपके पास समय है, केवल ओम का उच्चारण ही करें। दीर्घ ओम के उच्चारण से सभी रोग नष्ट हो जाएंगे और आपकी क्षमताएं असीमित होती चली जाएंगी। उद्गीत प्राणायाम के बाद जो दूसरा सर्वाधिक प्रचलित प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हमारे अंगूठों से हम कानों को बंद कर लें और उंगलियों से आंखों को बंद कर लें, और जो भंवरे की आवाज होती है, इस प्रकार भ्रमर आवाज निकालता है, वो आवाज हमें अपने गले से निकालनी है। यह है भ्रामरी प्राणायाम। जो लाभ उद्गीत प्राणायाम के हैं वही लाभ भ्रामरी प्राणायाम के भी है। इससे हमारा मन शांत होने लगता है और
एक अलग ही आनंद की अनुभूति हमें होने लगती है यदि हम नियमित रूप से इन क्रियाओं को करें। समय अगर ज्यादा हो जाए तो मेरे को एक बार बता देना, मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा विषय है। आप बोर होने लगे या समय कम पड़ने लगे मेरे को बता देना एक बार आप। ठीक है बेटा, मैं ज्यादा बोल चुका हूँ। अच्छा, समय खत्म होने वाला है तो पूरा ही समय हो गया है। माफी चाहेंगे तो सर, 3:30 का समय। हाँ, मैं संक्षेप में 1 मिनट में आगे की चीजें बोलते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। जी सर, जी सर। ये थे विचारक, नियम, योगासन और प्राणायाम। प्राणायामों में इसके अलावा कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये सर्वाधिक प्रचलित प्राणायाम है। इनमें कुछ को या सभी प्राणायामों को 5 मिनट से लेकर आधा घंटे तक या सभी योगिक क्रियाओं को कुल मिलाकर 1 घंटा यदि हम दे देंगे तो हमारे सभी रोग खत्म हो जाएंगे और हमारी क्षमताएं बढ़ती चली जाएंगी। इसके बाद जो बचे हुए 4 अंग हैं वो है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार में हम अपने आप को सांसारिक चीजों से मुक्त करते हुए ईश्वर से जोड़ने के लिए अपना आप को तैयार करते हैं प्रत्याहार में। फिर इसके बाद धारणा में हम किसी भी बिंदु पर इन 5 अंगों का उपयोग करने के बाद धारणा में हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि अपने ध्यान को किसी भी विषय पर केंद्रित कर सके। हम हमारे शरीर के किसी भी भाग पर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, चाहे हम अपनी नजर पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी नाक के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करें, अपने गले पर ध्यान केंद्रित करें या नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। हम किसी भी एक भाग पर, किसी भी विषय पर, किसी भी सांसारिक विषय पर भी हम धारणा के दौरान अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान में हम पूरी तरह से अपना आप को परमात्मा से जोड़ना है, परमात्मा से एकाकार होना है। और इस सारी प्रक्रिया में हमें बिल्कुल सहज रूप से शांत भाव के साथ, आनंद के साथ इन सभी क्रियाओं को करना है। हमारा भाव शांति का हो, आनंद का हो, तभी इन योगिक क्रियाओं का लाभ मिलेगा, तभी इन योगिक क्रियाओं में सफलता मिलेगी। और समाधि में जो ध्यान की परिपक्व अवस्था है, जब हमें आनंद के अलावा कुछ न हो, परमात्मा के अलावा कुछ न हो, हर चीज हट जाए, हर विकार खत्म हो जाए, और जब ये स्थिति आएगी तो ये ध्यान की सर्वोच्च स्थिति है और ये स्थिति ही समाधि की स्थिति है। हम यहाँ परमात्मा से पूरी तरह से एकाकार हो जाते हैं, संसार से पूरी तरह से अपना आप को दुखों, झंझटों, विकारों, नकारात्मकताओं से पूरी तरह से मुक्त कर लेते हैं। ये थे अष्टांग योग के 8 भाग: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम इनमें से केवल 3 अंगों को भी अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में नियमित रूप से यदि अपना लेते हैं तो हमारे सभी तरह के रोग खत्म हो जाएंगे और हम असीमित शक्तियों के साथ, असीमित क्षमताओं के साथ अपने कार्यों को, अपने दायित्वों को निष्पादित कर सकेंगे। केवल हम नियमित रूप से योगासन व शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान, ये 3 चीजें हमें 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक नियमित रूप से करनी चाहिए। धन्यवाद। समय का ध्यान नहीं रहा, बाकी विषय इतना लंबा था कि इस पर जितनी देर बोले उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे शांति से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो बहुत कुछ हमें बताया आज सहज योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में, पतंजलि के योग के बारे में, विभिन्न आसनों के बारे में। आपने जीवन को आनंदमय बनाने के सूत्र व योग, ध्यान, शारीरिक व्यायाम से संबंधित सभी पहलुओं पर हम सभी का साक्षात्कार कराया। इसके लिए आपका महाविद्यालय परिवार की हमेशा आभारी रहेगा। आपका पावन सानिध्य मिला, इस वजह से मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती बिंदु कुमार
से आग्रह करूंगी कि वो वोट ऑफ थैंक्स कहें और कुछ इस विषय के बारे में 2 शब्द कहें। श्रीमती बीनू कुमावत। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आप अपना बहुत ही सफल रहा। सर का जो सानिध्य मिला, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि सर की जो विचार प्रोसेस है बहुत ही गहन है। किसी भी विषय पर सर घंटों बात कर सकते हैं और ये विषय तो सर का पसंदीदा विषय है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सर ने हर पहलू को, इस विषय के हर पहलू को छुआ। मैं भी इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में बोलने वाली थी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सर ने जिन जिन पहलुओं को इस अपनी चर्चा के दौरान हमारे सामने उद्घाटित किया, तो कुल मिलाकर के हम जो बाद के वक्ता हैं वो जो बोलते सर का ही एक तरह से पृष्ठ पोषण होता। तो पुनरावृत्ति न करके मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर इस वेबिनार के समय को बढ़ा सकते हैं तो आप सभी अपनी बात को रखें, मैं सुनूंगा बिल्कुल। जी सर, मैं शॉर्ट में 2 मिनट में अपनी बात खत्म करके, और मैडम ने जो आदेश किया है वोट ऑफ थैंक्स का, तो वो मैं अपनी बात करूंगी। तो मैं केवल यही कहूंगी कि हमारे जो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय का जो ये कार्यक्रम है, आनंदम कार्यक्रम, वो प्लस हमारा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है वो, और साथ ही योग ध्यान, ये तीनों चीजें एक साथ जुड़ करके आज हम चर्चा जो कर रहे हैं बहुत अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि योग में सब चीजें समाहित है। जैसा कि सर ने कहा, योग में स्वास्थ्य की हम बात करें तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, किसी भी तरह का स्वास्थ्य हो, और बिना स्वास्थ्य के कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। जैसे कि हम जानते हैं, पुराने समय से हम सुनते आ रहे हैं, निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है, पहला सुख निरोगी काया। तो जब व्यक्ति खुद खुश नहीं रहेगा तो वो दूसरों को क्या खुशी देगा, ये जाहिर सी बात है। तो योग न केवल व्यक्ति के आनंद को बढ़ाता है, बल्कि जब वो उसकी चेतना जागृत होती है, आत्मानुभूति जागृत होती है, सजगता, सचेतता उसमें आती है, तो वो दूसरों के लिए भी कुछ करने की जो उसकी आकांक्षा है, उसके दायित्व है, उसको समझेगा। तो मैं ये समझती हूँ कि इस दिशा में जो हमारा आनंदम कार्यक्रम है, इसके ऊपर आयोजित ये जो शानदार सफल वेबिनार रहा, वो बहुत ही न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि हमारी जो फैकल्टी है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थी और फैकल्टी दोनों इस कार्यक्रम के तहत एक साथ आएंगे, स्वास्थ्य के बारे में समझेंगे, साथ ही स्वयं के कल्याण के साथ साथ पूरे समाज के कल्याण का जो दायित्व है आज व्यक्ति पर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जीवन की जो आपाधापी है, भागदौड़ है, पैसा कमाने के चक्कर में हम बहुत दूर निकल गए हैं, तो हमारा स्वास्थ्य साथ ही हमारा समाज के प्रति जो दायित्व है उसको हम भूलते जा रहे हैं। तो ये जो आनंदम कार्यक्रम है, और उसके साथ सोने में सुहागा ये कि हमारा वेबिनार का विषय हमने चुना योग। तो आनंदम कार्यक्रम की सफलता की कुंजी यदि कहीं निहित है तो वो योग में निहित है। योग के द्वारा ही हम इस आनंदम कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। अब मैं, जैसा कि मैडम ने मुझे दायित्व सौंपा है महाविद्यालय की तरफ से वोट ऑफ थैंक्स के लिए, तो मैं एक तरह से वक्ता के रूप में बहुत अपनी बात कहने का मुझे अवसर भले ही न मिला हो, लेकिन एक तरह से विशेषाधिकार दिया है मैडम ने मुझे कि इस विशेष दिन पर मैं अपना धन्यवाद उद्बोधन दे सकूं। तो ये विशेषाधिकार देने का नोडल प्रभारी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक तरह से आज का जो दिन है हमारे महाविद्यालय के अकादमिक विकास का एक बहुत बड़ा दिन है, जबकि हम दूसरी बार एक इस तरह के एक शानदार विषय के साथ ई वेबिनार की मेजबानी हमारा महाविद्यालय कर रहा है। तो सबसे पहले मैं हमारे जो वीसी साहब हैं, जिनकी इनोवेटिव जो आइडिया है, उनके माध्यम से हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म पर ये आयोजन करने का हमें मौका मिला, तो उनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी। MLSU के वीसी साहब प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी। और इसके बाद सबसे पहले महाविद्यालय परिवार की ओर से और मेरी अपनी ओर से आज के इस वेबिनार के मुख्य अतिथि और कीनोट स्पीकर डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, जो प्राचार्य हैं राजकीय महाविद्यालय भवानी मंडी, और हमारे
स्थानीय महाविद्यालय के ये डीडीओ भी हैं, तो इनके सानिध्य में हमें ये जो वेबिनार है वो करने का अवसर मिला। बहुत ही विस्तृत तरीके से हमें इस विषय को समझाया सर ने, प्रैक्टिकली बताया, सैद्धांतिक स्वरूप भी वक्ता मिलकर के भी इस विषय को समेटते तो शायद इस तरह से, इस गंभीरता से, इस गहनता से हम इस विषय को नहीं समेट पाते। इन्होंने हमारा एक तरह से ज्ञानवर्धन किया, और हम जो पीछे पीछे बोल रहे हैं, तो हमारे जो विचार हैं, उन विचारों को, इनके विचारों को सुनकर ही सर धार मिलती है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको धन्यवाद करती हूँ, महाविद्यालय की तरफ से भी आपको धन्यवाद करती हूँ। आपने बताया जैसे सकारात्मक सोच, आज के युग की सबसे बड़ी जरूरत सकारात्मक सोच ही है, क्योंकि बिना सकारात्मक सोच के एक तरह से सोच ही वो चीज है जो बाकी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करती है। तो एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है, अगर जैसा सोचेंगे हम वैसा ही पाएंगे। इसके अलावा सर ने योग के बड़े ही सूक्ष्म तरीके से योग के, अष्टांग योग के नियम, उपनियम जो बताए, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सहज तरीके से सर ने भक्ति योग, सहज योग, या यूं कहूं कि योग को बहुत सहज रूप में हमारे सामने रखा। इसके अलावा महाविद्यालय की तरफ से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हमारे पास पर्याप्त शब्द नहीं है सर, इस वेबिनार में आपकी उपस्थिति महाविद्यालय के एकेडमिक लेवल को आगे ले जाने में हमारी कितनी मदद करेगी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर से पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से। इसके साथ ही मैं प्राचार्य रोहितास यादव जी को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने एक टीम लीडर के रूप में इस वेबिनार को सफल बनाने के साथ साथ एक सहयोगी की भूमिका भी इन्होंने निभाई। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने प्रोग्राम की जो जानकारी है बच्चों के लिए, जो सूक्ष्म जानकारी है, प्रत्येक प्रावधान है, वो प्रोग्राम का इन्होंने बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मुकेश जी सर वक्ता के रूप में इसमें शामिल थे, लेकिन बोलने का समय नहीं मिला। ज्योत्सना मैम, रजनी मैम, हम आपको सुनने से वंचित रहे, तो ये हमारा एक तरह से दुर्भाग्य रहा। लेकिन फिर भी मैं मुकेश जी सर को धन्यवाद देना चाहूंगी। ये जो पूरा कार्यक्रम है टेक्निकल सपोर्ट के बिना संभव नहीं हो पाता, तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए मुकेश जी सर, हमारी जो संपूर्ण तैयारी है उसको प्रैक्टिकली संभव करा पाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मिथिलेश जी जो इस आयोजन की नोडल अधिकारी है, समन्वयक हैं, आपने बेहतर कोऑर्डिनेशन और तैयारी के साथ इस आयोजन के सफल होने का आधार तैयार किया। हम इस आधार को आगे ले जाने में आपके पीछे पीछे चले और इस आयोजन को सफल कर पाए। तो मिथिलेश मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं सभी महाविद्यालय परिवार के जो विद्यार्थी हैं जो इस वेबिनार को सुन रहे हैं, पूरी टीम को एक ग्रुप के रूप में, क्योंकि कोई भी काम होता है वो एक ग्रुप के रूप में ही संपन्न होता है, तो पूरे ग्रुप को, स्वयं मेजबान टीम को और महाविद्यालय परिवार के जो विद्यार्थी हैं उनको, अनिल जी सर को दोबारा से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सर। आप सभी का धन्यवाद। मैंने सबका नंबर कर लिया। एक बार वेबिनार करता है तो सभी को सुन लेता है, मुकेश जी को और जी अपने वक्ता लेके बोलने से सभी को एक बार थोड़ा थोड़ा सुन ले, अगर वेबिनार का समय बढ़ाया जा सकता है तो। सर अब थोड़ा सा समय का अभाव है, तो आज का कार्यक्रम तो यहीं हम समाप्त कर रहे हैं। आगे सर बहुत मौके मिलेंगे सर, काफी सारे मौके मिलेंगे, आपका साथ रहा तो बहुत सारे मौके मिलेंगे, हम आपको फिर से सुनने का मौका गवाएंगे नहीं सर। बहुत बहुत धन्यवाद वीनू कुमार सभी को। थोड़ा पहले इंट दे के समय ज्यादा हो गया, मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं रहा, तो मुझे इंट दे देता तो मेरी बात को संक्षेप में पहले कर देता। आपको कैसे सुन पाते? ठीक है, नमस्कार सर। बाकी लोगों को नमस्कार। चलो, फिर भी आज के सफल वेबिनार के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।